और इनफर्टिलिटी आजकल एक बहुत बड़ी चुनौती है। ट्यूब ब्लॉक से पहले ही बिना वो जाने कि वो पेटेंट है या नहीं, उनका IUI हो जाता ट्यूब्स में ब्लॉकेज है कि नहीं, वो पहले तो जाने कैसे। है। ट्यूब्स के लिए सर एक टेस्ट होता है, हिस्टेरोसेल्फिनोग्राफी। इनफर्टिलिटी की किसी को शिकायत है कि लग रहा है कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो क्या ये सबसे पहले यही वाली जांच करानी चाहिए? नहीं सर, हमारे पास जो गायनी प्रॉब्लम को लेकर जितनी भी फीमेल्स आती हैं उनमें पीसीओडी पीसीओएस काफी कॉमन निकलता है और आई थिंक ये बढ़ ही रहा है। नहीं सर, PCOD ट्यूबल ब्लॉकेज का कारण नहीं होता, बट डेफिनेटली इनफर्टिलिटी का होता है। पीसीओएस पीसीओडी भी क्या आयुर्वेद में ट्रीटेबल है? यस सर, PCOD में सबसे जरूरी हम इसी चीज पे ध्यान देते हैं कि लाइफस्टाइल क्या है। IVF में जाने से पहले एक बार वो आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं? डेफिनेटली सर। तो कब से अपना ध्यान रखें ताकि उनकी जो ये इनफर्टिलिटी वाला चैलेंज खास तौर पे हम देख रहे हैं वो इसको प्रिवेंट कर सके? मुझे लगता है बच्चों को टीन एज से हमें बता देना चाहिए। हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सीरीज जिसमें हम बात करते हैं फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में, आज का हमारा एपिसोड कुछ खास होने वाला है कि इसके अंदर हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी को लेकर। और इनफर्टिलिटी आजकल एक बहुत बड़ी चुनौती है। इनफर्टिलिटी में भी हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप इनफर्टिलिटी को आयुर्वेद और अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके, अपना स्ट्रेस मैनेज करके कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो भी बहुत खास है क्योंकि वो इनफर्टिलिटी के केसेस को ट्रीट करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके। आज हमारे बीच में है डॉक्टर रुचि भारद्वाज जो कि एक फर्टिलिटी कंसल्टेंट है और आप मैम गायनी डिसऑर्डर्स को भी आई थिंक ट्रीट करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो उनकी डाइट को मॉडिफाई करके, उनके स्ट्रेस लेवल को करेक्ट करके। आपने मैम आयुर्वेद कैसे चुना, मतलब आपको कैसे इसके अंदर इंटरेस्ट आया? पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। Thank you. जी जी। Sir, first of all, I'm thankful to you to invite me on this platform. प्लेजर। And definitely, sir, आयुर्वेदा की जर्नी कॉलेज टाइम से स्टार्ट हुई। तो कॉलेज टाइम में हरियाणा में उन दिनों में PMT प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता था। जी जी। तो इसमें जब मैं सिलेक्ट हुई तो मुझे डेंटिस्ट फील्ड मिल रहा था। तो पेरेंट्स वर एट द टाइम सो मच अवेयर कि आप डेंटिस्ट में सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट तक रह जाओगे, सो यू शुड चूज आयुर्वेदा। आपको BMS चूज करना चाहिए, तो उसमें आपका स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। अच्छा। एंड उस टाइम पे लोग इतने अवेयर नहीं होते थे कि आयुर्वेद में पीडिया से लेके कुमार वृत्ति से लेके गायनी यानी कि प्रसूति तक हर चीज में स्पेशलाइजेशन होता है। राइट राइट, अभी भी बहुत से लोगों को पता नहीं है मैम हाँ। ये। अच्छा। सर, आयुर्वेद में हम हमारा एक्चुअल में PG होता है, वो भी बैचलर डिग्री के बाद एंट्रेंस टेस्ट के बाद होता है, राइट राइट। जिसमें हम अपना फील्ड जो भी हमारा Choose चॉइस ऑफ कर- इंटरेस्ट होता है वो हम चूज कर सकते हैं हम्म रैंकिंग के अकॉर्डिंग। फिर जब हमने आयुर्वेद पढ़ा, उसको जाना, तो पता चला रिजल्ट और वो चीजें जो हम अपने घर में करते हैं, लाइक विंटर्स में घी खाते हैं, गोंद के लड्डू खाते हैं, वो सिर्फ कोई रिचुअल नहीं है, सीजनल डेजर्ट्स नहीं है, वे हमारी हेल्थ से कंसर्न है, Right. हमारी हेल्थ से जुड़े होते हैं। बिल्कुल तो वो चीज लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी। बिल्कुल। सो आई एम ग्लैड टू चूज दिस फील्ड। बोलते हैं ना कि हमारा फील्ड हमें चूज कर लेता है। मे बी आई एम मेड फॉर दिस। नहीं नहीं, बिल्कुल ये तो आपने मैम बिल्कुल ठीक कहा। इनफैक्ट हम जैसा हेल्थ केयर के अंदर देख भी रहे हैं अभी, जैसे कितना ज्यादा योगा पॉपुलर हो गया है, पर इसके बारे में तो आयुर्वेद और हमारी जो एंशियंट साइंस है वो कब से इसके बारे में डिस्कशन कर रहा है। और सेम जैसा हमेशा आप आयुर्वेद के बारे में जब हम बात भी करते हैं कि भाई जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को लेकर हुई है और अब गट हेल्थ के ऊपर इतनी सारी रिसर्च हो रही है। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट मैम। मैम जैसा हम देखते भी हैं, हम भी जैसे एक लैब रन करते हैं तो काफी हम इस तरह के केसेस देखते हैं जो इनफर्टिलिटी को लेकर आते हैं, पर वहां पर एक चीज देखी जाती है कि उनकी ट्यूबल ब्लॉकेज है, मतलब उनकी ट्यूब में ब्लॉकेज है और वहां से उनकी जर्नी शुरू होती है कि कैसे अब इसको फर्दर ट्रीट करना है। तो एक्चुअल में जब हम इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं तो वहां पर ये जो ट्यूबल ब्लॉकेज होता है, ट्यूब में ब्लॉकेज होता है, ये एक्चुअल में होता क्या है? सर, ट्यूबल ब्लॉकेज में ही बोलती हूँ कि मुझे भी प्रैक्टिस में आने के बाद पता चला कि मोस्टली इनफर्टिलिटी केसेस में 60% रीजन ट्यूबल ब्लॉकेज होता है। एंड वही लैक ऑफ अवेयरनेस है कि लोग जाते हैं, उनको लगता है कि
ट्रीटमेंट सिर्फ हॉस्पिटल्स में होता है एंड दे रश टू हॉस्पिटल और वहां पे उनकी आईयूआई साइकिल्स हम देखते हैं और उसके बाद उनकी बेवजह फॉलिकुलर मॉनिटरिंग हो रही है बट बाद में पता चलता है कि रूट कोज तो ट्यूब ही ब्लॉक है और ट्यूब ब्लॉक से पहले ही बिना वो जाने कि वो पेटेंट है या नहीं उनका आईयूआई हो जाता है। पेटेंट है कि नहीं मैम, क्या आप हमारे ट्यूब व्यूअर्स जो ओपन होती है सर तो वो हम्म पेटेंट दिखाती है। अच्छा ट्यूब्स के लिए एक टेस्ट होता है आप तो उससे अवेयर होंगे एचएसडी टेस्ट हिस्टोसल्फिनोग्राफी। हमारी जो फीमेल व्यूअर्स है मैम उनको बता दीजिए एग्जैक्टली उनकी ट्यूबल में उनकी ट्यूब्स में ब्लॉकेज है कि नहीं, वो पहले तो जाने कैसे। ट्यूब्स के लिए सर एक टेस्ट होता है हिस्टोसल्फिनोग्राफी। ओके दिस टेस्ट इज एक्चुअली मस्ट और आजकल लैब्स में ही अंडर एनेस्थीसिया भी होता है क्योंकि हम प्रेफर करते हैं कि वही वैसे ही होना चाहिए बिकॉज जब हम इसको बिना एनेस्थीसिया के करवाते हैं ना तो ये थोड़ा पेनफुल होता है। फोर्स के साथ डाई अंदर डालते हैं वेजाइनल रूट से आईयूआई कैनुला की हेल्प से राइट तो क्या होता है तो वो उस टाइम पे स्पाज्म की वजह से अपने पेल्विक को सिकुड़ लेती हैं पेन की वजह से। तो अगर अंडर एनेस्थीसिया होता है तो एक एक्चुअल पिक्चर निकल के आती है। तो अच्छा जब वो डाई अंदर जाती है तो उसका एक्सरे फिल्म निकल के आता है और वो ट्यूब्स का जो डाई स्पिल हुआ है नहीं पेल्विक में अगर वो जहाँ पे डाई रुक जाता है तो वो ब्लॉकेज शो करता है कि ये ट्यूब इस पार्ट पे मिडल पार्ट पे फिमरल पार्ट पे या डिस्टल एंड पे ब्लॉक है। ओके ओके तो ये एक तरह का एक्सरे ही है आपने जैसा बताया, पर इसमें एक दवा दी जाती है, इंजेक्ट की जाती है, वो जाती है तो उसके बाद ये पता लग जाता है कि कहाँ पर ब्लॉक है। अब मैम किसी को ब्लॉक डायग्नोस्ड हो गया तो फिर उसके बाद वो आपके पास आता है तो आप यस जी सर सबसे पहले तो ना लोग हमारे पास बहुत लेट आते हैं। अभी अच्छा जैसे अवेयरनेस वीडियो चल रही है आप लोग जैसे सेशंस कर रहे हैं तो जी लोगों को पता चल रहा है उन तक ये मैसेज जा रहा है। लोग क्या करते हैं ट्यूब ब्लॉक है तो फटाफट वे डॉक्टर्स के पास जाते हैं एंड उनको एक ही सॉल्यूशन दिया जाता है आपकी ट्यूब ब्लॉक है इनमें पानी है इनमें जाले बन गए हैं अब ये वायरस की वजह से कंप्लीटली डैमेज हो चुकी हैं इनको हम क्लैंप कर देते हैं ओ और आपको आईवीएफ से ही प्रेगनेंसी होगी क्योंकि जो माध्यम है ट्यूब आपके जो स्पर्म ट्रेवल करने का या जहाँ पे पहली बार आपका जो इम्प्लांटेशन हाँ जी जहाँ पे पहली बार फर्टिलाइजेशन होता है जी तो वो जो माध्यम है ट्यूब वो आपकी ब्लॉक है वो नहीं हो सकती। ओ तो सीधा हम आपका जो एग है एम्ब्रॉय है बाहर बनाएंगे एंड हम आपका ट्यूब क्योंकि आपकी ब्लॉक है सीधा इंट्रा यूट्राइन हम उसको ट्रांसफर करेंगे जो कि इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस में जाके। तो ये जब मैसेज लोगों तक जाता है और वे ये सोचते हैं कम एज में भी एट द एज ऑफ 22 एट द एज ऑफ 26 जब फीमेल को पता चलता है कि ओ वी हैव अ ब्लॉक फेलोपियन ट्यूब वे सोचती हैं सिर्फ लैप्रोस्कोपी सर्जरी और आईवीएफ ही माध्यम है। लैप्रोस्कोपी सर्जरी से कई बार एडेंशंस ओपन हो जाते हैं पर ट्यूब्स अगर ब्लॉक थी और उनके जाले बहुत पुराने हैं इन्फेक्शन बहुत पुराना है तो वो फंक्शनल नहीं हो पाती अभी। ओके तो इसमें जैसे हम ट्यूबल ब्लॉकेज के बारे में ही बात कर रहे हैं और आपने बताया कि ज्यादातर लोग लेट ही आते हैं, उससे पहले वो दूसरे अपने ट्रीटमेंट कराते हैं या और कई तरह के आपने जैसे बताया कि कई तरह की जांचें कराते हैं, अपनी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग जैसा आपने बताया है कि वो सब कराते हैं। बट अगर इनफर्टिलिटी की किसी को शिकायत है कि लग रहा है कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो क्या ये सबसे पहले यही वाली जांच करानी चाहिए। नहीं सर इनफर्टिलिटी इट्स ऑल डिपेंड कि जब आप पेशेंट हमें मिलता है तो हम उसके बहुत सारे टेस्ट लिखते हैं एएमएच टेस्ट होता है एफएसएच एलएच कुछ मतलब हार्मोन टेस्ट होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं। उसके साथ साथ जब पेशेंट की हम हिस्ट्री लेते हैं तो उसकी पुरानी हिस्ट्री जानी जाती है कि बचपन में कभी ट्यूबरक्लोसिस जैसी चीज तो नहीं हुई या घर में किसी को ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं था किसी ओल्ड एज पर्सन को या हस्बैंड का ऐसा हिस्ट्री रहा हो। तो अगर जब हमें ट्यूबरक्लोसिस मिलता है तो हम ट्यूब का टेस्ट इमीडिएटली करवाते हैं क्योंकि ट्यूब ज्यादातर ट्यूबरक्लोसिस की वजह से पर वो तो इंडिया में वैसे कॉमन है, बहुत कॉमन है। जी तभी मैंने बोला 60% केसेस में ट्यूब राइट। ब्लॉक मिलता है। तो हिस्ट्री लेकर आप पहले Yes. देखते हैं कि जरूरत है कि नहीं, उसके बाद आप डिसाइड करते हैं। मैम इसमें क्योंकि अभी हम ट्यूबल प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं तो एक बहुत कॉमन टर्म है और आजकल ज्यादातर सभी में देखा जाता है। एक कारण आपने बताया है कि ट्यूब जो ब्लॉकेज है उसका कारण एक ट्यूबरक्लोसिस टीबी हो सकता है अगर पहले रही हो आपको तो। इसके अलावा जैसे आजकल हम पीसीओडी और ओएस भी बहुत ज्यादा सुन रहे हैं और खास तौर पे यंग गर्ल्स में भी। इसके अलावा सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो
हमारे पास जो गायनी प्रॉब्लम को लेकर जितनी भी फीमेल्स आती हैं उनमें पीसीओडी, पीसीओएस काफ़ी कॉमन निकलता है और आई थिंक ये बढ़ ही रहा है। Yes. तो ये भी क्या कारण होता है ट्यूबल ब्लॉकेज का या इनफर्टिलिटी का? नहीं सर, पीसीओडी ट्यूबल ब्लॉकेज का कारण नहीं होता, बट डेफिनेटली इनफर्टिलिटी का होता है। हुँ, हुँ। पीसीओडी जैसी कंडीशन में ना फीमेल्स के एग हुँ, हुँ। जो मतलब मैच्योर होने चाहिए एक अच्छे साइज पे जाकर, ज्यादातर हम हेल्दी एग 18 टू 22 मानते हैं, हुँ, तो वो इतने या तो मैच्योर नहीं हो पाते हुँ, या जरूरत से ज्यादा 22 से भी ज्यादा हो जाते हैं, टाइमली रप्चर नहीं हो पाते। तो हुँ। ये कंडीशंस उसमें ये देखने को उसमें देखने मिलती को हैं। तो मिलते हैं। ज्यादातर ऐसी रिपोर्ट्स में पेशेंट को लिख के आता है, मेंशन आता है स्मॉल सिस्ट हुँ, या फॉलिकुलर आर नॉट मैच्योर हुँ, या फॉलिकल्स आर नॉट सीन। तो हुँ। इस टाइप की कंडीशंस होती हैं जो कि हम इनफर्टिलिटी से कोरिलेट करते हैं। राइट। तो इसमें पीसीओएस पे एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे क्योंकि हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, हम लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन की बात कर रहे हैं और आप ट्रीट भी करते हैं आयुर्वेद के थ्रू लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़ाई करके इनफर्टिलिटी के केसेस भी ट्यूब ब्लॉकेजेस के केसेस की जैसा हम बात करें और साथ के साथ आप गायनी प्रैक्टिस भी करते हैं जिसमें कि और कई तरह के जो गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उनको आयुर्वेद और लाइफ़स्टाइल करेक्शन करके आप उनको ट्रीट करते हैं। तो पीसीओएस, पीसीओडी भी क्या आयुर्वेद में ट्रीटेबल है? यस सर, पीसीओडी में सबसे जरूरी हम इसी चीज पे ध्यान देते हैं कि लाइफस्टाइल क्या है। हुँ, जो हुँ, पेशेंट आता है ना, किस एज में आ रहा है, ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है। जस्ट मीनात की स्टार्ट हुई है, जी। पीरियड्स 12 ईयर 13 ईयर में स्टार्ट हुए एंड फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ वो उसको पीसीओडी डायग्नोज हो गया, पीरियड्स नहीं आया है या फिर पता चला है बच्चे का वेट गेन हो रहा है। तो हुँ, बहुत सारा जो आजकल बच्चे बाहर के खाने की तरफ, हुँ, बेकरी आइटम्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या हुँ, लाइफस्टाइल ऐसा है, फिजिकल एक्सरसाइज कम है, हुँ, साइक्लिंग करते हैं और सोचते हैं बस हो गया, क्योंकि वो हुँ, सोचते हैं एक ही पार्ट पे काम हुआ है। राइट, बच्चों को ये या पेरेंट्स को ये अवेयरनेस नहीं है कि इस एज में बॉडी के हर पार्ट पे काम होना चाहिए, क्योंकि राइट। 6-7 आवर्स तो स्कूल में सिटिंग आवर्स ही निकल जाता है। जी, उसके जी, जी। बाद अगर वॉक या रनिंग ना हो हुँ। या कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज ना हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इशू बॉडी में आता है। रहता है, बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक बताया। इसमें फिर से मैं इनफर्टिलिटी पे आना चाहूँगा क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ वही है और उसी तरह के केसेज़ को काफ़ी ज़्यादा ट्रीट भी करते हैं। इसमें जैसा हमने बात की थी ट्यूबल ब्लॉकेज की, तो अगर किसी को ट्यूबल ब्लॉकेज ऐसे डायग्नोस्ड होता है, ट्यूब ब्लॉकेज है और आगे उनको आईवीएफ के लिए मतलब सजेस्ट किया जाता है क्योंकि आजकल जैसा हम देख भी रहे हैं कि आईवीएफ बहुत ही कॉमन हो गया है। तो क्या आईवीएफ में जाने से पहले एक बार वो आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं? डेफिनेटली सर, यही मैसेज ना मैं हमेशा ही पेशेंट को देती हूँ कि हुँ, आपका एज क्या है वो हुँ, पहले देखो। हुँ, इफ यू हैव इनफर्टिलिटी इश्यू टिल द एज ऑफ 36 37 8, हुँ, तो आपको पहले नेचुरल ट्रीटमेंट, आयुर्वेद ट्रीटमेंट या खुद पे काम करना ही चाहिए। हुँ, उसके बाद आईवीएफ ऑप्शन, डोनर एग ऑप्शन तो आपके पास बाद में भी है। हुँ, रही बात में हम ईटी एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे काम करते हैं, उसकी हुँ, थिकनेस पे फॉर द इम्प्लांटेशन। सो डेफिनेटली उस पे हम डाइट एक्सरसाइज से काम कर सकते हैं। हुँ, या आपने पहले भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया हो ना, तो अलोंग विद दैट आपको कभी इम्प्लांटेशन फेलियर का इशू नहीं फेस करना पड़ेगा। राइट। सो आयुर्वेद इज दैट थिंग कि हुँ, आपकी एक्चुअली नॉट ओनली कि आपका गुड एग मेकिंग पे काम करता है, हुँ, आपका बॉडी को क्लींस करता है हुँ, कंप्लीटली, आपकी हेल्थ को, यूट्राइन हेल्थ, क्योंकि यूट्राइन हेल्थ कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ से भी जुड़ा होता है, हुँ। कंप्लीटली डिटॉक्स करता है। राइट, राइट। तो बिल्कुल आपने बताया कि नहीं एक बार और आपने स्पेसिफिक एक एज ग्रुप भी बताया क्योंकि आजकल 35 अगर खास तौर पे हम वर्किंग वुमेन की बात करें तो देखिए एजुकेशन आपका फिनिश होने के बाद आप किसी भी तरह के प्रोफेशनल लाइफ को आपको सेट करते हुए और उसके बाद आप अपनी मैरिज प्लान कर रहे हैं। तो वो उस तरह के आजकल हम देख भी रहे हैं कि वो जो मैरिज का एज भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और इस वजह से ये इश्यूज़ भी काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। पर आपने एक बहुत सही बात बताई कि 35 तक की एज में आप एक बार ये अटेम्प्ट कर सकते हैं तो और आयुर्वेद में आपने बताया कि इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। इसमें एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैम कि क्या हमारी जो मॉडर्न मेडिसिन है और आयुर्वेद है, तो वो एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है इसको ट्रीट करने के लिए कि देखिए हम जब टेस्ट की बात करते हैं तो डेफ़िनेटली हमें नई तरह के जितने भी टेस्ट हैं उनका सहारा लेना पड़ता है। तो बाकी ट्रीटमेंट के पॉइंट से बात करें तो वो एक-दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं? ये सर डेफिनेटली, अभी मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं जो मेरे साथ एसोसिएट हैं। अच्छा। आई एम ग्लैड टू से दैट कि अभी लोगों को अवेयरनेस भी आ गया है और हुँ, अब
डॉक्टर्स भी ऐसे हो गए हैं, काफी हम्म, डॉक्टर्स इतनी अच्छी लेवल पे काम कर रहे हैं कि एनी हाउ उन्हें पेशेंट को रिजल्ट देना होता है। हम्म, तो ऐसे केसेस में उनको पता होता है कि हमें भी पता होता है इसे डोनर एग ही है, हम्म। ओवरियन रिजर्व बिल्कुल पुअर हो चुका है। मैम इस पे थोड़ा सा आप हमारी फीमेल व्यूवर्स को ओवेरियन रिजर्व की बात की, वो क्या यस होता सर, है? यस। ओवरियन रिजर्व सर फीमेल्स में ना एक लिमिटेड एग होते हैं। हम्म, एवरी फीमेल, कोई भी फीमेल जब पैदा होते हैं फीमेल बच्चा, तो एक नंबर ऑफ एग के साथ ऑलरेडी पैदा होते हैं। हम्म, मेल्स में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजोसिस, हम्म, जिसमें रेगुलर बेसिस पे उनके स्पर्म बनते हैं, बिगड़ते हैं। दैट्स ऑल डिपेंड उनकी डाइट, उनका स्ट्रेस लेवल, तो उनको बोला जाता है। राइट। स्टार्टिंग से आप देखो हमारी एंसेस्टर्स मेल्स को डाइट के लिए बड़ा वो करते थे, एक अच्छे साउंड स्लीप के लिए। जी। फीमेल्स के लिमिटेड एग होते हैं, जो कि एक एज में, उनकी रिप्रोडक्टिव एज में, जब उनको पीरियड्स आने स्टार्ट होते हैं, हम्म, तो वो एग हर साइकिल में उनके डिप्लीश होते हैं 10 to 15। राइट। तो एक सर्टेन एज तक आते आते उनके एग खत्म हो जाते हैं। हम्म, तो उनको 40-45 के बाद 50 में आके ओवरियन रिजर्व हो जाता है, जिसको हम्म, हम बोलते हैं मेनोपॉज। उनको ओके। पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। राइट, राइट। तो वो एग जब बहुत कम एज में उनके कम दिखाने लगता है, दैट इज डिनोटेड बाय द AMH लेवल, एंटी एएमएच। मिनरल हार्मोन, हम्म, जो एक टेस्ट होता है पीरियड्स के सेकंड डे पे हम्म, फीमेल को करवाया जाता है। राइट, राइट। तो वो AMH लेवल डिनोट करता है कि इनकी एग क्वालिटी और क्वांटिटी कैसी है। अच्छा, अच्छा। तो उनको बहुत कम एज में बोल दिया जाता है AMH लेवल आपका पुअर है, हम्म, आपका एग रिजर्व बिल्कुल खत्म हो चुका हम्म, है ही नहीं, हम्म, तो आप डोनर एग लो। ओ। बट आयुर्वेद ऐसा नहीं मानता। आयुर्वेद मानता है अगर आपका लो एमएच लेवल भी है, हम्म, तो भी आप नेचुरल कंसीव कर सकते हैं, क्योंकि कंसेप्शन के लिए ओनली एक एग चाहिए होता है। ओके। अगर हम उसी एक एग को हेल्दी बनाए हम्म, अपने लाइफस्टाइल से, अपने डाइट से, नेचुरल ट्रीटमेंट से, तो डेफिनेटली इट विल वर्क्स। ओके, ओके। तो राइट, तो इस एज ग्रुप में जैसे आपने बताया कि 30s की एज में आप पहले उनको बोलेंगे कि एक बार अपना एएमएच नामक जो ब्लड टेस्ट है वो करा लें, और उसमें अगर आपको लगता है कि नहीं वो लेवल कम है, तो आप नेचुरल ट्रीटमेंट से उनको हेल्प करेंगे। डेफिनेटली सर, मैं तो हर फीमेल को बोलती हूँ जो हम्म, ग्लैमर फील्ड में है, हम्म, जिनका ऑक्यूपेशन ऐसा है, उनको लेट मैरिज करनी है, तो हम्म, एक एज के बाद 25-26 के बाद हम्म, अपने कुछ हार्मोन टेस्ट पे लुक आफ्टर करते रहे टाइम राइट। टू टाइम, एक अंडर द डॉक्टर एडवाइस, हम्म, और स्पेशली AMH लेवल, एएमएच करा। सो दैट आपको अगर लेट मैरिज करनी है तो हम्म, आप क्या कर सकते हैं, उस पे काम कर सकते हैं। हाई आयरन डाइट आप अपनी, या फिर अपनी लाइफस्टाइल में कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ राइट। ऐसी चीजें अपना, एक डॉक्टर से कुछ ऐसे टॉनिक्स, एक आयुर्वेदा सप्लीमेंट्स, रसायन जिसको हम बोलते हैं, हम्म, वो अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, जिससे उनका फर्टिलिटी जो है इफेक्ट नहीं होगा। ओह! ठीक है, तो एक ये सिंपल सा टेस्ट करा के आप एटलीस्ट जान सकते हैं, और जिस चीज़ को आपने मेजर कर लिया तो उसको फिर आप करेक्ट भी कर सकते हो, और आपने बताया कि ये इसको करेक्ट किया जा सकता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैम दूसरा अगर हम इसमें बात करें कि क्योंकि स्पेसिफिकली आपने बहुत सारे ऐसे केसेस ट्रीट किए हैं जिनको ट्यूबल ब्लॉकेज है, और वो एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम रहती है, चैलेंज रहता है। अगर किसी का डायग्नोस्ड होता है कि आपका ट्यूबल ब्लॉकेज है, तो फिर उनको काफ़ी उस तरह की एंग्जायटी एंड सोशल प्रेशर रहता है, और फर्दर उनको आईवीएफ के लिए जाना पड़ता है। तो आयुर्वेद के अंदर वो ट्रीटमेंट होता कैसे? क्या कोई हर्ब्स होते हैं, या किस तरह की आप उनको ट्रीट का उसका ऑब्वियसली आप थोड़ा-सा दर्शकों को अगर बहुत सिंप्लीफाई करके उसको समझा पाएँ कि वो कैसे होता है? मतलब कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट तो होता नहीं है, तो मेडिकली कैसे आप उसको मैनेज करते हैं? सर ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए ना हम एक इंट्रा यूट्राइन ट्रीटमेंट करते हैं, हुँ, हुँ। जिसमें मैं कोई अदर एक्सपर्ट पे इतना ट्रस्ट नहीं करती, मैं खुद इंट्रा यूट्राइन वो थेरेपी करती हूँ। हुँ, हुँ। जब पेशेंट आता है तो पीरियड्स के 4th, 5th या 6th डे पे, हुँ, हुँ। जब भी उसको ब्लीडिंग बंद होता है पीरियड्स का, हुँ। तो उसको हम इंट्रा यूट्राइन मेडिसिन डालते हैं। ओह! दैट्स ऑल डिपेंड, वो नेक्स्ट 4 या 5 डेज तक हम मेडिसिन डालते हैं, हुँ, या उसका जो अमाउंट होता है मेडिसिन का, या कौन सा मेडिसिन किस में जाना है, हुँ। वो डिपेंड करता है कोज ऑफ ट्यूबल ब्लॉकेज पे। हुँ। उनको पहले हाइड्रोसेल्फिन्स भी रह चुका है, इसके साथ ट्यूब में पानी भी रह चुका है, हुँ, या फिर उसके साथ उनको अदर कोई फर्टिलिटी इश्यू भी है, हुँ, लाइक उनको एग नहीं बन रही, बिल्कुल ओवेरियन रिजर्व है, हुँ। तो उसके अकॉर्डिंग उनकी सारी प्रॉब्लम्स को ही हम एक उत्तर बस्ती थेरेपी से ट्रीट करते हैं। अच्छा। दैट इज द इंट्रायूट्राइन प्रोसीजर, जो कि अंडर स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर में ही होता है। राइट, राइट। तो पहले आपने उनका पूरा रिपोर्ट रिकॉर्ड आपने चेक किया, रिकॉर्ड चेक करने के बाद जैसा आपने बताया कि इसमें ये एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, तो इसमें मैम सक्सेस रेट की अगर हम बात करें कि ज़्यादातर सबका ये जो है अगर ब्लॉकेज है इस तरह का, तो
ओपन हो जाता है। जी सर, मैं बोलती हूँ कि 80 to 90% ब्लॉकेज ओपन होता है। 10% कितना पुराना है वी डोंट नो, और वो कितना टीबी का बैक्टीरिया या फिर उसको पहले जो भी इन्फेक्शन था वो कितना उसको डैमेज कर चुका है ट्यूब को, तो वो डिपेंड करता है उस चीज पे। राइट। एक बार फिर से मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारी फीमेल व्यूवर्स हैं उनको बता दें कि अगर उनकी सारी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि नहीं ये इनफर्टिलिटी है, और ओवरऑल अगर को उनके डॉक्टर ये सजेस्ट कर दें कि नहीं अब आपको फर्दर आईवीएफ में ही जाना है, तो उनको एक बार आप फिर से क्या बताना चाहेंगे? मतलब एक बार फिर से उनको स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए कि पूरा मेडिकल रिकॉर्ड है और अब फाइनली उनको आईवीएफ के लिए जाना है, सबने कह दिया कि नहीं अभी आईवीएफ में ही ट्रीटमेंट पॉसिबल। सबसे पहले तो आपका जिनका भी इनफर्टिलिटी इशू है वो किस एज में है अच्छा। वो बहुत डिपेंड करता है। अगर आपका एज 30 तक है तो डेफिनेटली आपको कुछ भी माइंड में नहीं रखना, आपको नेचुरल और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही ऑप्ट करना चाहिए, बिकॉज आपके पास टाइम होता है कि आप 2-3 साल ट्रीटमेंट को दें। आईवीएफ ऑप्शन तो बाद में भी है, लेकिन अगर आपका बिल्कुल पुअर ओवरियन रिजर्व लग चुका है, यानी कि एग है ही नहीं, आपका बिल्कुल एएमएच लेवल 0.02 है या वे बिल्कुल ही डिप्लीश हो चुके हैं, तो आपको डोनर एग भी लेना है एक एज में जाके, तो भी मैं बोलती हूँ कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अलोंग विद इट स्टार्ट रखना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा। ज्यादातर इम्प्लांटेशन फेलर, मेरे पास बहुत सारे आईवीएफ स्पेशलिस्ट अपने पेशेंट भेजते हैं कि उन्होंने 3 या 4 साइकिल आईवीएफ दे दिया, बार बार रिकरेंस हो रहा है, इम्प्लांटेशन फेलर हो रहा है, तो हम देखते हैं उसमें पित्त बॉडी में बहुत बड़ा होता है ऐसे लोगों की। उनका जब हम हिस्ट्री लेते हैं ना तो उनकी बॉडी एक्चुअल में डिटॉक्स ही नहीं हो रही होती, और उनके टेस्ट करवाते हैं, ईएसआर रेज मिलता है, तो वो तो ये मैं पैथोलॉजिकल सिम्टम बता रही हूँ, पर आयुर्वेद में हम बॉडी के दोषास को देखते हैं, बात पित्त कफ, तो जब तक हम उन्हें बैलेंस नहीं करेंगे तो इम्प्लांटेशन सक्सेस रेट नहीं बढ़ेगा। राइट। तो अगर डोनर है या आईवीएफ भी करवा रहे हैं तो अलोंग विद इट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट रखेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। राइट। तो मैम बिल्कुल आपने सही बताया इसमें कि आप होलिस्टिकली पेशेंट को ट्रीट एज अ पेशेंट ट्रीट नहीं कर रहे, बट उसके और भी जो रूट कॉज है उनको भी आप चेक करते हैं, अपार्ट फ्रॉम टेस्ट की टेस्ट में तो चलिए जो भी एक डायग्नोस्ड बना। क्योंकि जब इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो बहुत तरह की चीजें ओवर, अगर हम वैसे भी देखें तो आजकल लाइफ काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है, और स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कॉज है अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम को हम ले लें। इनफैक्ट अगर इनफर्टिलिटी की भी जैसे आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो जो स्ट्रेस है वो हमारी फर्टिलिटी को भी काफी ज्यादा प्रेशर उस पर डालता है और अफेक्ट करता है उसको। बट जैसे स्ट्रेस एक बड़ा कारण है, पर जब इनफर्टिलिटी का हमें पता चलता है, रिपोर्ट में डायग्नोस्ड होता है कि काफी इस तरह के चैलेंजेस हैं, उसके बाद तो वुमेन को एक डिफरेंट तरह का प्रेशर रहता है, वो एक और स्ट्रेस ऐड हो जाता है। इसके अलावा फिर एक सोशल प्रेशर भी रहता है, जो कि घर की तरफ से या आपकी और अदर पीयर प्रेशर आपको रहता है। तो आपके पास जब ऐसे पेशेंट पहुंचते हैं तो उनको आप मेंटली कैसे काउंसल करते हैं, कि क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ट्रीटमेंट की सक्सेस आपके जब तक उनका मेंटल वेलबींग नहीं होगा करेक्ट, तब तक उसके रिजल्ट भी अफेक्ट होंगे, तो वो आप कैसे करते हैं? सर सबसे पहले तो ना आपने जैसे एक वर्ड बोला काउंसलिंग, काउंसलिंग बहुत जरूरी है। जितने इनफर्टिलिटी पेशेंट आते हैं ना, कपल्स बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं, और ये चीज सच है कि सोशली प्रेशर, लोगों के क्वेश्चंस उन्हें बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं। लोगों का क्वेश्चन यही रहता है कब करोगे, कहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हो, उस पंडित के पास चले जाओ, वो उस मंदिर में गया था तो हो गया। तो जब हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं ना तो एक्चुअली में हम भी समझ सकते हैं कि उनका प्रेशर किस लेवल पे है। तो अभी क्या है ना कि मैंने बाकी सेंटर्स में क्या देखती हूँ मैं कि जब लोग जाते हैं तो डॉक्टर से इंटरेक्शन कम होती है, सिर्फ वो ये बताते हैं आपका एग रिट्रीव इस डे है और आपका ट्रांसफर इस डे है और ये प्रोसेस है। बाकी काउंसलर्स होते हैं। मैं हर डॉक्टर को बोलती हूँ कि अगर अगर आप अपनी इनफर्टिलिटी पेशेंट से खुद जुड़ेंगे ना और आप उन्हें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल खुद से समझाएंगे और उन्हें बताएंगे कि आपका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत जरूरी है आपकी ट्रीटमेंट में, तो आपका टाइम पे स्लीप लेना,
अपनी लाइफस्टाइल में कुछ एक्सरसाइज, योगा, और जो कपल साथ में करें, जैसे वॉक है, कोई भी कपल साथ में कर सकता है, वो चीजें आपकी पर्सनल इंटीमेसी, आपकी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट पे बहुत इफेक्ट डालती है। तो वो चीजें अडॉप्ट करेंगे सो डेफिनेटली हमें हॉलिस्टिकली रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज हमारी मेंटल वेलबींग, कपल्स का इंटरेक्शन अच्छा होगा। अगर वाइफ में कमी है तो हस्बैंड उसको अंडरस्टूड करता है, हस्बैंड में होती है तो वाइफ अंडरस्टूड करती है। तो उनकी इंटीमेसी डिस्कशंस एंड वॉकिंग एंड साथ में एक्टिविटी करने से बहुत अच्छी होती है। अच्छी हो जाती है। तो नहीं, जैसा अभी आपने कपल की बात की, तो ज़्यादातर अगर इनफर्टिलिटी का हम बात करें तो ये भी जैसे डिस्कशन का एक हमेशा मुद्दा रहता है, और हम जैसे ट्यूबल ब्लॉकेज की बात कर रहे हैं या अदरवाइज़ भी देखें, तो ये कपल का इश्यू है या ज़्यादातर, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रेशर तो फीमेल्स पर ही रहता है, तो इसमें आप हमारे व्यूअर्स को क्या समझाना चाहेंगे कि भई ये एक फीमेल स्पेसिफिक इश्यू नहीं है, ये कपल को साथ में मिलकर इसको इश्यूज को करेक्ट कराना जरूरी है। तो इस पे भी आप कैसे, कि मतलब अगर एक एज अ कपल वो आपके पास आते हैं तो वो कितना इजी हो जाता है, या खाली अगर फीमेल पे ये प्रेशर रहता है तो वो कितना डिफिकल्ट रहता है? नहीं सर, प्रेशर मैंने देखा है कि ना एक्चुअली दोनों पे होना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ फीमेल्स में नहीं होती है। ये अगर हम वीमेन इनफर्टिलिटी की बात करें तो फीमेल्स में 60% केसेस ट्यूबल ब्लॉकेज के हैं, बट मेल इनफर्टिलिटी भी बहुत है। वो भी मेल्स में पल्स सेल्स, एगुलेशन इशू, काउंट इशू, राइट। स्पर्म मोर्टेलिटी इशू, जिसको कहीं किसी हद तक नॉर्मल रिपोर्ट में बोल दिया जाता है 40%, बट अगर वे 70% तक मोटाइल नहीं होंगे तो वो कैसे अपना रास्ता कवरेज करके सही टाइम पे जाएंगे। राइट। तो ये अवेयरनेस लोगों को नहीं होती, तो मेल्स के ऊपर भी इक्वल प्रेशर होता है, और दोनों में ही काफी बार हमने देखा है कि हम जब पेशेंट हमारे पास आता है तो सिर्फ फीमेल पे काम किया होता है, उन्हीं के टेस्ट करवाए जाते हैं। यस, यस। बट इट इज गुड कि फर्स्ट मंथ में ही किसी भी कपल का मोर देन 6 मंथ या 1 ईयर तक इनफर्टिलिटी का इशू है तो दोनों के टेस्ट टाइम पे हों, और दोनों के ही ट्रीटमेंट पे हम साथ में चलाएं, सो दैट हमें एक टाइम ड्यूरेशन पे दोनों पे रिजल्ट मिले। राइट। पता चलता है कि हम एक पे तो रिजल्ट ले चुके हैं, बट वहां पे जब हमने दूसरे की रिपोर्ट्स करवाई तो वहां हम लैग कर गए। राइट। तो ये इशू होता तो दोनों तरफ से ही है, तो दोनों पे काम करना बहुत जरूरी होता है, और जब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ना, डेफिनेटली अगर तो किसी result एक की इनफर्टिलिटी जर्नी होती है तो उसका रिजल्ट अच्छा आ जाता है, क्योंकि उसको अपने पार्टनर से सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपने सही बात बताई, और इस पे और भी थोड़ा क्लैरिटी हमारे व्यूअर्स को आ गई है कि ये क कपल का चैलेंज है, तो दोनों को मिलकर इसको आगे सॉल्व करना है। दूसरा एक चीज़ और है मैम, अगर हम इसमें बात करें, जैसा आपने अवेयरनेस की बात करी, तो अवेयरनेस कौन-सी एज से शुरू करना चाहिए? ख़ास तौर पे हमारी जो फीमेल व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, तो वो कब से अपना ध्यान रखें ताकि उनकी जो ये इनफर्टिलिटी वाला चैलेंज ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं, वो इसको प्रिवेंट कर सकें? मुझे लगता है बच्चों को टीन एज से हमें बता देना चाहिए कि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो अब डेवलप फीमेल्स में, जैसे कि पहले से सिम्टम हमें नजर आते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मेल्स में भी जो प्यूबिक हेयर्स हैं, तो उन्हें हमें पहले से हम उन्हें बताएं कि हम सही चल रहे हैं, आपकी ये हेल्थ ठीक चल रही है। अगर काफी बार मैंने बच्चों को देखा है कि उनके पीरियड्स डिले हो जाते हैं एंड वे घर में डिस्कस नहीं करते, तो उनको लगता है ठीक है ना, पीरियड्स नहीं आ रहे, पीरियड से पीछा छूट रहा है। बच्चों को लगता है कि मेरी लाइफ इजी हो गई है। राइट। तो हमें, अगर हम उन्हें, जब उनका मीनार के स्टार्ट होता है, पीरियड स्टार्ट होता है, हम उन्हें तभी बताएं कि पीरियड्स बहुत जरूरी है, ये बहुत अच्छी चीज है जो आपके साथ स्टार्ट हुई है। दैट मीन आपकी बॉडी पूरी डेवलप है, अच्छे से सारे ऑर्गन्स आपके काम कर रहे हैं, हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी है, और इसका अगर ये नहीं आएंगे तो आपकी हेल्थ पे ये इफेक्ट पड़ेगा। राइट। तो पेरेंट्स या स्कूल में ऐसी काउंसलिंग होनी चाहिए कि उनको बताया जाए, और उनको फिर फ्यूचर में एक एज पे आगे 17-18 में हम उन्हें अवेयर करवाएं कि अगर आप अपनी इस हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे फर्टिलिटी हेल्थ आपकी इफेक्ट करेगी। सेम इन मेल्स, बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में होते हैं, वे अंडरगारमेंट्स या टाइट क्लॉथ पहनते हैं, तो उनको बताया जाए कि एक सही टाइम पे आपको रात को सोते वक्त सर्कुलेशंस के लिए या अपनी टेस्टिस हेल्थ की डेवलपमेंट के लिए फुली आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं, या ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है, या फिर आपको स्मोकिंग या अदर चीज में आपको इंडल्ज नहीं होता, उससे आपकी फर्टिलिटी हेल्थ पे इशू आएगा। और नॉट ओनली अबाउट दिस, मैं तो बोलती हूँ कि बच्चों को डाइजेशन से भी बताया जाए, आपको ये खाना है तो आपकी फर्टिलिटी हेल्थ अच्छी
अच्छी होगी एक एज में, राइट। आपकी पीरियड्स हेल्थ अच्छी होगी, फीमेल्स बच्चे को बताया जाए तो हम बहुत अच्छे रिजल्ट, या जो इतनी इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं उन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं, तो एक सही टाइम पे अवेयरनेस स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। नहीं मैम, आयुर्वेद को लेकर लोगों का काफ़ी ज़्यादा एक इनफैक्ट अगर हम किसी भी तरह की लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ के बारे में बात करें, चाहे इनफैक्ट आप कैंसर को भी ले लीजिए, जिस तरह से आजकल कैंसर के केसेस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो जो अगर मॉडर्न मेडिसिन की भी बात करें तो डेफ़िनिटली आयुर्वेद उसको कॉम्प्लीमेंट करता है सभी तरह की ट्रीटमेंट पॉलिसीज़ में। तो वैसे अगर हम बात करें तो देखिए डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन सभी के अंदर आयुर्वेद को लेकर लोगों को काफ़ी ज़्यादा जागरूकता भी है और इसके बारे में वो बात भी करते हैं और वो पहले ट्राई करते हैं कि नहीं, हम आयुर्वेद के थ्रू ही अपनी जो जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हैं उसको करेक्ट करेंगे। आपको क्या लगता है कि कहाँ पर ऐसा मिसिंग पॉइंट है कि इनफर्टिलिटी को लेकर खास तौर पे लोग अभी उतने ज्यादा अवेयर नहीं है कि आयुर्वेद भी एक रास्ता है जिसके जरिए इनफर्टिलिटी को ट्रीट किया जा सकता है, तो वो अभी इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही है? सर अगेन चॉइस ऑफ इंटरेस्ट और हम्म। माइंडसेट, लोगों को लगता है कि डॉक्टर का मतलब सिर्फ एक सर्जन है, एक एलोपैथ डॉक्टर है, हुँ, बट डॉक्टर इज अबाउट द नॉलेज, जिसको अपने सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज है। हुँ, जैसे कि पीएचडी में भी हम सब्जेक्ट के नॉलेज को हम एक डॉक्टरेट वो दे देते हैं जी। डिग्री। सेम वे आयुर्वेद में अगर आप जाओगे तो हुँ, आज से नहीं, 5000 ईयर्स एगो से ट्रीटमेंट हो रहा है इनफर्टिलिटी का। हुँ, तो बट लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन अभी पूरी तरह से ऐसे, और मैम इसमें ऐसा नहीं लगता आपको कि कई बार ये भी रहता है आजकल अगर हम बात करें यूथ की भी खास तौर पे कि पेशेंस की कमी है। तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद उसमें हमारा जल्दी ट्रीटमेंट हो जाए। तो ऐसा भी कुछ है कि वो टाइम भी कुछ होता है क्या इसमें? सर कमर्शियल मार्केटिंग ऐसी हो चुकी है ना, इवन ऐसी ऐसी मार्केटिंग में कमिटमेंट्स आते हैं हुँ, कि आपकी एक आईवीएफ साइकिल के साथ दूसरी फ्री। हुँ, तो लोगों को लगता है कि ठीक है ना, बच्चा प्लान कर लेंगे ना, जब चाहिए हम आईवीएफ। इवन मैंने इस फील्ड में अपनी फर्टिलिटी पेशेंट्स में देखा है हुँ, कि मैन के ऊपर वर्क प्रेशर बहुत होता है, हुँ, या फिर उनकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होती है, तो उनको लगता है ठीक है ना आईवीएफ से हो जाएगा। हुँ, बट जब उनका फर्स्ट आईवीएफ फेल होता है हुँ, तो उनकी आंखें खुलती है, ओ मतलब हमें पहले ट्राई करना चाहिए था, नहीं नेचुरल ट्राई सही है। हुँ, तब राइट। उन्हें लगता है कि जाएंगे और हुँ। हमें हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। ओके, ओके। तो हम जैसे आपके पास जब भी कोई पेशेंट आता है और आपने जैसे बात करा है कि आप 30s के एज ग्रुप में हो और ज़्यादातर 30s में ही ऐसा देखते हैं कि इस तरह के इनफर्टिलिटी के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो उसमें आप प्रिवेंशन के तौर पर भी एक तो उनसे बात करते हैं कि फर्दर आगे उनको नेक्स्ट प्रेग्नेंसी अगर प्लान करनी है और उनकी जो फर्स्ट प्रेग्नेंसी है उसको लेकर आप ट्रीट करते हैं। तो वो कैसे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है आगे ताकि उसको फिर नेक्स्ट जब भी वो कंसीव करती है तब भी उनको चैलेंज ना आए? ये सब एक तो फर्स्ट ट्रीटमेंट जर्नी में ही जो प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है, तो हुँ, पेशेंट समझ जाता है कि हाँ ये लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है, हुँ, या इस टाइप की डाइट लेना बहुत जरूरी है, हुँ, या मुझे एक्चुअल में अपने डाइजेशन पे अपने स्लीपिंग आवर्स बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग रखने हैं। हुँ, हुँ, तो अभी मेरे पास आजकल एक केस चल रहा है हुँ, जिसका प्राइमरी इनफर्टिलिटी था। तो एनी हाउ उसको कंसीव हुआ 4 इयर्स की प्राइमरी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद, हुँ, और उसका पूरा प्रेगनेंसी अच्छा गया एंड उसने फिर डिलीवर किया, पर आफ्टर 2 डेज बाद निको में बेबी उसका कैसे भी एक्सपायर हो गया ड्यू टू अदर सर्कमस्टांसेस। हुँ, तो अभी उसी का सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का चल रहा है। तो ओके। फर्स्ट बेबी के बाद उसने 1 ईयर और फिर उसके बाद 6 मंथ तक नेचुरल ट्राई किया, वेट भी किया, अब वो दोबारा सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में है। अब उसे ऑलरेडी पता है कि हुँ, मेरी फर्स्ट ट्रीटमेंट जर्नी में मैम ने ये बोला था। राइट। शी इज फॉलोइंग ऑल दिस ऑलरेडी हुँ, एंड शी इज एक्चुअली अडॉप्टिंग, क्योंकि उसको उस टाइम पे रिजल्ट मिला था। राइट, राइट। तो बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैम आपका आपका कैसे, मतलब इसमें अगर आप प्रिवेंशन की बात करें तो आप प्रिवेंशन के लिए किस तरह की एक्टिविटीज़ करती हैं? जैसे पर्टिकुलरली आप इस पे काफ़ी टाइम से काम कर रही हैं, तो आप कैसे हमारी जो यंग विमेन हैं, यंग गर्ल्स हैं उनको कैसे अपनी फर्टिलिटी को प्रिज़र्व रखें और फर्टिलिटी हेल्थ के बारे में कैसे क्या आप एक्टिविटीज़ करते हैं? या फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी स्लीपिंग आवर्स कैसे भी करेक्ट कीजिए। ओके। स्लीपिंग आवर्स को लेके लोग क्या गलती करते हैं ना कि हाँ लेट नाइट हमारा इवनिंग तक काम है, हमारा ऑफिस है, तो हमें लेट नाइट सोना है 1 o'clock 2 पर मैम o'clock। उसको सोशल इमेज से कनेक्ट किया जाता है कि कई बार आप ऐसा कहते हैं ना कि आप तो 4 ही घंटे सोते हैं, तो एक सेंस ऑफ प्राउड फील होता है, तो वो कितना गलत है?
ये बहुत गलत है सर, बिकॉज आयुर्वेद में ना हमारी मेन पिलर्स बताए गए हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इज नॉट अडॉप्टिंग कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी में नहीं है, ब्रह्मचर्य इज अबाउट कि किस एज तक आपने कैसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया है। तो और आहार यानी कि हमारी डाइट, एंड निद्रा मतलब हमारी स्लीप और स्लीपिंग पैटर्न। अब अगर रात हुई है, अंधेरा हुआ है, सो डेफिनेटली इट इज अ साइन कि वी हैव टू बी स्टॉप आवर वर्क और अब हमें सो जाना चाहिए। सनराइज हुआ है, सेम आयुर्वेद में ना सर हमारी बॉडी की एक्टिविटीज होती है, हमारे वात, पित्त, कफ तीनों दोषा किस टाइम पे ज्यादा एक्टिव है। सुबह के टाइम पे हमारा वात होता है, तो हम बोलते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए। तो ऑलरेडी हमारे लाइफस्टाइल में शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह उठ के रेगुलर एक्सरसाइज करो। फिर हमारा पित्त का टाइम होता है, यानी कि सुबह के मॉर्निंग आवर्स में 10 से लेके 2 o'clock तक हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। हम जो भी खाते हैं वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है। राइट। इवनिंग का टाइम कफ का होता है, कफ को कहीं ना कहीं हम फर्टिलिटी हेल्थ से भी जोड़ते हैं। हम टाइम पे सोएंगे, लाइट खाना खाएंगे, तो हमारी शुक्र धातु यानी कि हमारा मेटाबॉलिज्म और हमारा डाइजेशन अच्छा होके हमारी अच्छी एक्ट क्वालिटी भी बनती है। सो डीप स्लीप एंड स्लीप, इन दोनों में भी बहुत डिफरेंस है जो लोगों को नहीं पता। तो एक अच्छी नींद वही होती है जो डीप स्लीप आती है, राइट। और कम से कम आपकी 7 to 9 आवर्स होनी चाहिए, और उसको आप सही टाइम पे लें, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। सेम एलोपैथी में भी बहुत सारी रिसर्चेज हैं कि 10 और 12 नाइट के बाद आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिविटीज होती हैं, आपकी जीएनआरएच हार्मोन्स एक्टिव होते हैं। तो अगर हम वहां भी देखें तो वो भी यही चीज को बताते हैं, बिल्कुल। बट वो एक हम आयुर्वेद में तो कब से इस बारे में डिस्कशन किया जा रहा, बात किया जा रहा है कि भाई आपका एक सर्केडियन रिदम को आप मेंटेन करें और स्लीप। बट मैम इसमें एक चीज चैलेंज और भी आता होगा कि ओबेसिटी भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो ओबेसिटी को लेकर इनफर्टिलिटी कैसे लिंक्ड है? सर दोनों ही हम बोल सकते हैं वाइस एंड वर्सा है, बिकॉज ना फर्टिलिटी का पेशेंट जब आता है ना हमारे पास, वो स्ट्रेस लेवल या इतनी हार्मोन्स मेडिसिन लेके आता है कि उसको ओबेसिटी हो जाती है, या ओबेसिटी की वजह से डेफिनेटली इनफर्टिलिटी होती है। सो तो उसको भी आप ट्रीट करते हैं सर? यस सर, दोनों चीजों पे हम डाइजेशन से ट्रीट करते हैं। जब उसका हम डाइजेशन बैलेंस करते हैं ना, तो काफी बार पेशेंट आता है कि मैम हमने सब कर लिया, जिम कर लिया, मेरा डाइट बड़ा रिस्ट्रिक्ट है, बट मेरा वेट कम नहीं हो रहा, मेरा पीसीओडी ठीक नहीं हो रहा, बट उसे ये नहीं पता कि आप रात को, इवनिंग में आप रो सैलेड्स खा रहे हो, दैट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज के टाइम पे स्मूथीज ले रहे हो, आप अपने हार्मोन्स को ट्रिगर करने के लिए कॉफी इनटेक ज्यादा ले रहे हो। सो दीज आर सम थिंग्स जो कि आयुर्वेद उसको बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकता है। ये तो बहुत अच्छा बताया मैम। एक आईवीएफ में जब ट्रीटमेंट के लिए जाता है कपल, तो एक वो जो जर्नी होती है वो काफी ज्यादा मतलब एक तो क्योंकि ऑलरेडी सोशल प्रेशर रहता है, आईवीएफ ट्रीटमेंट की बात करें तो वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो फाइनेंशियल बर्डन भी काफी ज्यादा रहता है। तो जो आयुर्वेद में हमारा इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है, तो वो भी क्या इतना ही एक्सपेंसिव है जितना आईवीएफ ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है? नहीं सर, मैं आयुर्वेद में बोल सकती हूँ कि आयुर्वेद में ट्रीटमेंट आपका जो भी फर्टिलिटी होता है वो सिर्फ एक होम रेमेडी से लेके, और अगर डेफिनेटली हम डिटॉक्स पे जाएं, पंचकर्म पे जाएं, तो मैक्सिमम 40,000 तक हो सकता है। यानी कि आप 1 रुपए से लेके 40,000 तक आपकी ट्रीटमेंट जर्नी जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं, और आपको उसमें रिजल्ट भी मिल सकता है। अच्छा। दैट इज नॉट मच वेरी एक्सपेंसिव, बट डेफिनेटली जितना डॉक्टर आप पे काम करता है, आपको भी अपने पे उतना ही काम करना है। राइट, राइट। तो कैसे आप ऐसे जो भी केसेस आते हैं उनको थ्रू आउट इस जर्नी, क्योंकि ऑलरेडी वो उस ट्रॉमा के अंदर होते हैं, तो कैसे आप उनको मोटिवेट रखते हैं? मतलब क्या ऐसी बातें, मतलब आप रेगुलर उनके, आपके जो भी पेशेंट्स होते हैं जो जिनका इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट आपके साथ चल रहा है, तो उनको थ्रू आउट जर्नी आप कैसे मोटिवेट करते हैं? सर ऑन द वेरी फर्स्ट कंसल्टेशन में पेशेंट को बोल देती हूँ कि अगर आपने मेरे डूज एंड डोंट्स फॉलो नहीं किए तो आप ट्रीटमेंट भी मत लो। और डेफिनेटली उनकी लाइफस्टाइल सबसे जरूरी है। मॉर्निंग में उनके स्लीपिंग आवर्स सबसे पहले पूछे जाते हैं, रात को किस टाइम सोते हो, सुबह किस टाइम उठते हो। उनको बताया जाता है कि अगर आप ये करेक्ट नहीं करेंगे तो ट्रीटमेंट नहीं सक्सेस होगा। वो करेक्ट किए जाते हैं। काफी पेशेंट होते हैं जो एमएनसी जॉब करते हैं, लेट नाइट आवर्स होते हैं, तो उनको बताया जाता है दिन में भी आप फिर डीप स्लीप लेने का ट्राई कीजिए, लाइक रूम में अंधेरा हो, नॉइस ना हो, आपका जो स्लीप शुड बी, दैट शुड बी डीप। राइट। तो और फिर उसके अकॉर्डिंग उनका लाइफस्टाइल बताया जाता है कि आप अपने जॉब के साथ भी कैसे मैनेज कर सकते हैं। फिर उनका अभी हमारे मतलब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने और उसके साथ मोदी जी ने भी कैंपेनिंग की है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने, कि प्रकृति परीक्षण
एक अभियान चलाया है जिसमें हम सबके इंडिविजुअल एक अपनी प्रकृति होती है, यस। वात पित्त कफ, तो जी। उसको हम पेशेंट के अकॉर्डिंग ही बताते हैं। आप इसमें हो तो आपको ये डाइट नहीं खानी है, आप इस प्रकृति के हो पित्तस, तो ऑलरेडी आपको पित्त बढ़ने वाला मसाले वाला खाना नहीं खाना। राइट। आप कफस प्रकृति के, आपकी बॉडी टेंडेंसी है वेट गेन करने की, आपको कर्ड और डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने। एंड उसके अकॉर्डिंग उन्हें रेमेडीज बताई जाती हैं कि आप ये लोगे तो आपका ये दोष बैलेंस रहेगा, बॉडी में नहीं आएगा। सो डेफिनेटली फर्टिलिटी जर्नी उनकी आसान हो जाती है। ओके, ओके। हाँ, तो उस जर्नी को और स्मूथ बनाने के लिए आप उनको, जैसा बात हम कर भी रहे थे कि होलिस्टिकली उनको किस तरह का उनको योगा करना चाहिए, नींद उनकी कैसी होनी चाहिए और नींद को भी करेक्ट करने के लिए आप उस तरह से उनका डाइट मॉडिफाई भी करते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छा है इनफैक्ट। और दूसरा आपने बताया कि इसका जो ट्रीटमेंट का खर्चा भी है, वो भी बहुत कम है, तो उस तरह का फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं रहता है। तो मैम अगर जो भी हमारी फीमेल व्यूअर्स हैं, अगर वो आपसे कनेक्ट करना चाहें तो वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? वैसे हालांकि हम पॉडकास्ट में आपके सभी तरह के जो एड्रेस है और आपका जो सोशल मीडिया वाले लिंक है वो पोस्ट करेंगे, पर फिर भी एक बार अगर आप बताना चाहें। सर मेरा सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जैसे कि यूट्यूब चैनल है डॉक्टर रुचि आयुर्वेदा, वहाँ पे भी मुझे वे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी। इंस्टाग्राम पे डॉक्टर रुचि शर्मा .9 एंड विकासपुरी में मेरा प्रैक्टिस है, जो कि एक्टिव बायो लाइफ नाम से क्लिनिक है, दैट इज NABH एक्रीडेटेड। अच्छा। एंड वहाँ पर मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है इट्स जी। 9999442361। राइट। तो अपॉइंटमेंट्स लेकर अपनी रिपोर्ट्स भी पेशेंट व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, तो टीम विल कनेक्ट विद देम। नहीं, बिल्कुल आपने आज बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जिसके बारे में हमारे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं थे, पर आपने बहुत ही सिंपली तरीके से ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। और फर्टिलिटी जैसा कि आजकल एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला होगा ये सब चीज़ें सुनकर कि आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है अगर वो सही समय पर आए और सही तरह की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है, डायरेक्शंस हैं, उनको फॉलो करें। तो डॉक्टर रुचि आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आज आपने टाइम थैंक्स सर, निकाला। थैंक यू सो मच।